नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसकी असाधारण शक्तियों के बारे में है। क्योंकि पूरे दंडिक प्रक्रिया में, चाहे वो नया वाला हो या पुराना वाला एक्ट हो, दोनों एक्ट में दो प्रकार के मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग दिया गया है। पहला न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कि दंडिक कोर्ट को देखते हैं। दूसरा ऐसे मजिस्ट्रेट जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और वो प्रिवेंटिव वर्क को देखते हैं। ठीक है, यानी कि अपराध होने से पहले की चीजों को, पहले की जो प्रक्रिया है, जो अपराध पहुंचने तक की स्थिति है, वहां तक आने देते ही नहीं है, पहले उसे रोक देते हैं। क्लियर है? तो उसी शक्तियों में से एक शक्ति मजिस्ट्रेट के बारे में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में यह बताया गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामले को, ठीक है, लोक न्यूसेंस के ऐसे मामले जो कि तत्कालिक मामले हों, ठीक है, तो रिसेंट के मामले हों, उन मामलों के लिए कुछ पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आज का क्लास है वो उसी के लिए आपके समक्ष में लेकर लेक्चर आया। क्लियर है? तो चलिए इसे देखते हैं। यहां पर पब्लिक न्यूसेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका टॉपिक है आज का क्लास का। ठीक है, तो पहले तो ये जो शब्द है पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस कहते किसे हैं? ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो लोक न्यूसेंस एक ऐसा न्यूसेंस, हाँ, इसका जो सेक्शन है लोक न्यूसेंस का वो हम आपको बता दें। ठीक है, जैसे कि जो नया वाला एक्ट है, ठीक है, BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिपील कर आपको रखा गया है। ठीक है, उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है? 270। ठीक है, तो BNS का यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 270, ठीक है, 270 क्या आपको परिभाषित करती है? लोक न्यूसेंस को, पब्लिक न्यूसेंस को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। क्लियर है? तो लोक न्यूसेंस के बारे में आप लोग को, अगर जो भी विद्यार्थी होंगे लॉ के, वो जानते होंगे कि लोक न्यूसेंस हम लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक सिविल का भी क्षेत्र है और साथ में ये एक क्रिमिनल क्षेत्र भी है। ठीक है, सिविल के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर लोक न्यूसेंस करता है तो आप उससे डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। ठीक है, डैमेजेस की मांग कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस कार्य से करने से रोकने के लिए, या वो न करे या वो ऐसा करे कि लोक न्यूसेंस हट जाए, उसके लिए ये कार्रवाई कहां पर दी गई है? दंडिक प्रक्रिया में। ठीक है, तो सिविल में डैमेजेस, दंडिक प्रक्रिया में उसे रोकना, जिससे कि, तो लोक न्यूसेंस का जो डिफिनेशन दिया गया है, जैसा कि हमने कहा सेक्शन 270 में, और पुराने वाले एक्ट CRPC आप लोगों को, सॉरी, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वहां पर 268 में उसकी परिभाषा दी गई है। तो लोक उपताप या लोक न्यूसेंस, लोक उपताप भी आप कह सकते हैं, या लोक न्यूसेंस एक ऐसा कार्य या लोप है, ठीक है, ओमिशन, या एक ऐसा एक्ट या ओमिशन है जिससे व्यक्ति को, या यहां पर चूंकि लोक शब्द है, तो जिससे समाज या एक समाज के बड़े वर्ग को, या आपका ये जनता को या लोक को, ठीक है, पब्लिक को, उसके स्वास्थ्य के दृष्टि से संकट उत्पन्न हो जाता है, या वो जो संपत्ति धारण किए हुए है वो व्यक्ति, उस संपत्ति को कोई समस्या पैदा हो जाती है, यानी कि व्यक्ति को कुल मिलाकर अपने शरीर, अपने परिवार के शरीर, या अपने संपत्ति के संदर्भ में पूरे समाज को क्या हो जाता है? भय हो जाता है, संकट हो जाता है, उसे क्षोभ होने लगता है, कष्ट होने लगता है, रातों की नींद उसकी उड़ जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य को खतरा होने लगता है, पूरा समाज बीमारी के चपेट में आने की स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार का कोई तत्कालिक संकट आ गया
याद रखिएगा, ये तत्कालिक संकट होना चाहिए, लंबे समय तक नहीं कि 10 साल से आप नाला के किनारे रह रहे हो और आप अब जाकर मजिस्ट्रेट के यहां पहुंचे हो। जाइए, सिविल चलता रहता है, डैमेजेस लीजिए, लेकिन ये मामला क्या है, अभी हाल का ही है, हाल का है, ठीक है, हाल का है। अभी हमारे मोहल्ले में एक अच्छी खासी व्यवस्था चल रही है, अभी एक व्यक्ति ने वहां पर फैक्ट्री खोल दिया, उसका धूल और धुआं इतना नरक उसने मचा दिया कि पूरे मोहल्ले की नींद खराब है, पूरे बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य संकट में आ गया है। तो ऐसे मामलों के लिए ये दंडित प्रक्रिया आपके लिए प्रावधान करती है, ठीक है। तो यहां पर एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ये जो धारा है, ठीक है, धारा यहां पर पहले आप सेक्शन को देख लीजिए, तो सेक्शन 135 पुराने एक्ट, नहीं ये तो समन जाएगा, सॉरी ये तो क्या आदेश है, ये देखिए 133, ठीक है, सेक्शन ये 135 में, ठीक है, 133 पुराने वाले में, ठीक है। अब ये आपका चेंज हो गया है, ये आपका क्या बन गया है 152, ठीक है, नए वाले एक्ट में 152 है और पुराने वाले एक्ट में 133 है। तो इस धारा के तहत आपको सशर्त कंडीशनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है, कंडीशनल यानी सशर्त आदेश, कहने का अर्थ कि ये कोई अभी अंतिम आदेश नहीं है, ये कंडीशन है। कंडीशनल ऑर्डर देकर अगर सच्चाई है तो सामने वाला मानेगा, नहीं तो उस कंडीशन के संदर्भ में आएगा, अपनी बात रखेगा कि आपने ऐसा क्यों आदेश दिया। तो सशर्त आदेश देने का अर्थ यह है कि बाद में उसे ही वो चाहे तो अंतिम भी कर सकता है और चाहेगा तो कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। सशर्त आदेश से मतलब सिर्फ यही है। तो 133 में यहां पर, ठीक है, और यहां पर 152 में नए वाले अधिनियम में ये सशर्त आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक आदेश, सशर्त आदेश उसे दिया जाता है, ठीक है, कि वो अपीयर हो, ठीक है, जो अथॉरिटी इशू करता है नोटिस, उसके समक्ष वो अपीयर हो, ठीक है। तो ये कैसे मामले हो सकते हैं, तो ये मामले नेचर ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यहां पर देखिए नेचर ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस है, जो लोक उपताप जिसको आप हिंदी में कहते हैं, उस पब्लिक न्यूसेंस को कि कितने प्रकार हैं, कितने टाइप इस पार्ट में दिया गया है, जिसमें ये मजिस्ट्रेट अपना कंडीशनल ऑर्डर देने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के मामले हैं, ठीक है। पहला मामला अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या ये न्यूसेंस, ठीक है, यानी कि विधि विरुद्ध बाधा ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी भी चीज को एक इलीगल तरीके से, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन करना, उसे ही क्या कहते हैं, अवैध बाधा या विधि विरुद्ध बाधा, ठीक है। दूसरा या विधि विरुद्ध न्यूसेंस, क्लियर है। तो अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस डालता है तो उस स्थिति में यह कहा जाता है कि आपने न्यूसेंस किया, ठीक है। जैसे कि रास्ते में किसी लोक मार्ग पर, ठीक है, नगर पालिका ने कूड़े का ढेर कई हफ्ते 10 दिन हो गए, वो कूड़े के ढेर अपना वहीं पर रखा है नगर निगम ने, नगर पालिका ने, और उसे हटा नहीं रहा है, ठीक है, जिससे कि उस कॉलोनी के लोगों को बदबू तो फैल ही रही है, साथ में आने जाने वालों को भी समस्या हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये क्या हो रहा है, ये विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस नगर निगम के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। तो उस स्थिति में नगर निगम को भी ये मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि ऐसा आप करिए, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में आपके महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, ठीक है, तमाम देशों के, विश्व के, चाहे जहां के भी लोग आए, करोड़ों लोग आए, यहां पर मल मूत्र उन्होंने त्यागा, ठीक है। जब मेला उजड़ने लगा में, तो चूंकि हम भी किनारे ही रहते हैं गंगा क्षेत्र के, तो अपार बदबू फैलने लगी, ठीक है। वो तो कहिए कि नगर निगम तुरंत जगा और उसको जैसे तैसे अपना जिस तरीके से करना था
उस बदबू को हटाया गया। ठीक है, तो इससे क्या रहा है कि पूरे किनारे, गंगा किनारे रहने वाले सभी लोगों के सामने स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो गई। ठीक, बदबू से एकदम भर गया लोगों का मकान। तो अब अगर वो नगर निगम तुरंत कदम नहीं उठाए, वो तो भाई सरकार है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन अगर नहीं एक्शन लेता तो आप इस 133 के तहत जा सकते। ठीक है, याद रखिएगा, इससे व्यापक जनमानस का जुड़ा होना आवश्यक है। सिर्फ अगर एक व्यक्ति को दिक्कत है तो उससे होने वाला, ठीक है, कई लोगों का एक समुदाय, उसको कोई समस्या होती है, तभी ये मजिस्ट्रेट आपको 133 के तहत आदेश देगा। सिर्फ एक व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव व्यक्तियों के लिए कानून नहीं बना है। क्लियर है? तो ठीक है। दूसरा आपका मैटर ये है कि अगर इस प्रकार का कोई है तो मजिस्ट्रेट क्या आदेश देगा। इस नेचर ऑफ कंडीशनल ऑर्डर ये क्या रहेगा कि उस न्यूसेंस को हटाए, जो आपने बाधा डाला है नगर निगम ने, जो कूड़े का ढेर आपने इकट्ठा किया है, जो मलमूत्र लोग त्यागे थे, उसके वजह से दुर्गंध पूरे क्षेत्र में फैला, उसको आप दूर करिए। ठीक है, ये आपका हो सकता है। दूसरा, इसमें अगर आप कोई भी व्यापार यानी कि ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कोई भी व्यापार, ठीक है, और उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी है और किसी व्यक्ति ने बगल में बूचर खाना खोल दिया, गाय भैंस को मारा जा रहा है वहां पर, और उसका ब्लड बाहर बिना खुले में छोड़ दिया गया, हड्डी और उसके जो चिथड़े हैं वो खुले में फेंक दिया गया। तो इस स्थिति में आपका ये राइट हो जाता है, क्योंकि उससे व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप उसी खुले में मत रखिए, बंद करके रखिए। आपका व्यापार है, व्यापार आप करिए, ठीक है, लीगल व्यापार आप करिए, लेकिन उसको एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी अगर आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को वो कह सकता है कि इस प्रकार का आप काम न करें या उसे हटाएं। ठीक है, या उसे आप रेगुलेट करें, जो भी आप बाहर फेंक रहे हैं उसे रेगुलेशन के तहत आप बंद कर ये स्थान पर रखें, जिससे वातावरण में वो उसकी गंध फैले न। क्लियर है? इसी तरह कीपिंग गुड एंड ये माल और वस्तु रखना, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी वस्तु या माल, ठीक है, जो भी आप एज ए मर्चेंट हैं, तो इस प्रकार की कोई भी वस्तुएं हैं, ठीक है, यानी कि बेचने वाली, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ठीक है, तो उस प्रकार के वस्तुओं को मजिस्ट्रेट कह सकता है कि इसे आप रिमूव करें, ऐसे गुड्स को, ठीक है, और या ऐसे जो भी वस्तुएं आपने रखा है उसे आप रेगुलेट करें, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। पहले आपको बताया, मान लीजिए आपका मोहल्ला है, ठीक है, अचानक वहां पर इस प्रकार के व्यापारियों ने उस आपके मोहल्ले में कहीं गोदाम रख लिया, ठीक है, वहां पर मछलियां और इस प्रकार के जो मांस या इस प्रकार की वस्तुएं हैं उसे वो वहां पर रखने लगे। चीजें सड़ रही हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सड़ रही हैं, मछली की दुर्गंध पूरे मोहल्ले में फैल रही है, तो आप क्या करेंगे? आपकी तो नींद गायब हो जाएगी, स्वास्थ्य की तो समस्या अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी वस्तुएं आप बेचिए, आपको राइट है, लेकिन उसे रेगुलेट कर बेचिए, जिससे आपके व्यापार से दूसरे प्रभावित ना हो। क्लियर है? तो ऐसी वस्तुओं को वो हटवा सकता है। इसी तरह कोई भी वस्तु जो स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, तो ऐसी वस्तुओं को वो हटाने या रेगुलेट करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तीसरा इसका देखिए, हो गया दो। तीसरा देखिए, अगर कोई भवन निर्माण, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, क्लियर है, और जिससे अग्निकांड या विस्फोट की संभावना हो, अग्निकांड या विस्फोट की संभावना हो, जैसे कि आपके मोहल्ले में कोई पटाखा, अभी तो हाल ही में कई जगह पटाखे की फैक्ट्रियों में आग लगती ही रहती है। आप तमाम न्यूज़पेपर में इस प्रकार के जो समाचार हैं वो आप सुनते ही होंगे। तो अगर इस प्रकार का कोई भी अग्नि कारक कोई कार्य आप करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं, पटाखे बनाते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं, और उससे अगर जनमानस को खतरा उत्पन्न होता है, बीच बीच में कई बार आग लगी,
ठीक है, कई बार विस्फोट होता है, बारूद 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 वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार का कोई भी अगर आप कार्य करें तो उसे आप रेगुलेट करें, तो ये मजिस्ट्रेट उन्हें कह सकता है कि ऐसा कार्य आप रोक दें। ठीक है, या कोई आप भवन निर्माण आप करवा रहे हैं, ठीक है, भवन निर्माण अगर आप करवा रहे हैं और उस भवन निर्माण में, जैसे कि कई जगह अभी हाल ही में दिल्ली में कांड हुआ था, अंडरग्राउंड लोग बनवा देते हैं, ठीक है, एक ही दरवाजा है, अगर आग लग गया तो लोग उसी में फंस जाते हैं। उपहार वो दिल्ली का जो पिक्चर हॉल का कांड था उसमें कई लोग मरे, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कल के दिन उसमें अग्नि लग जाए या वो मकान गिर जाए तो कम से कम जनहानि हो, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य वो ऐसे भवन निर्माण को वो रोक सकता है या बंद कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए छोटी जमीन है, माल उस पर 10 तल्ला बिना किसी मैट के आप खड़ा कराए जा रहे हैं और वो मकान अगर थोड़ा सा भूकंप आया तो तुरंत से धराशायी हो जाएगा, आप तो मरेंगे ही, साथ में अन्य लोगों को भी आप मारेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का स्वास्थ्य का संकट आपके द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया होना चाहिए, ठीक है। पांचवा देखिए, जहां पर भवन या तंबू, ठीक है, तंबू इस प्रकार के गिरने की संभावना है, ठीक है, ये है, क्लियर है। तो अगर इस प्रकार में ये तो इसका है चौथे नंबर का, यहां पर देखिए, ठीक है, चौथा नंबर, ये चौथा नंबर है, ठीक है। कोई भी अगर इस प्रकार का बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है और वो गिरने वाला है तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि आप इसे रिमूव करवाइए, रिपेयर करवाइए या इसको सपोर्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है जिसकी जो ऊपर का टॉप का एरिया है, जो उसका छज्जा है वो जर्जर हो चुका है, वो इतना बड़ा है उसका गुंबद कि वो कभी भी गिरेगा, और बीच बाजार में वो बिल्डिंग है, तमाम घंटा घर आप देखते हैं, ठीक है, घंटा घर होता है और एकदम बीच बाजार में होता है। अगर वो थोड़ी सी भी बिल्डिंग अगर जर्जर हुई तो कई लोगों की जान वो ले लेगी, तमाम ऐसे केस आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी अगर बिल्डिंग है जो सार्वजनिक स्थान पर है और जिससे जनमानस को खतरा हो सकता है, तो ऐसे बिल्डिंग को वो गिराने का, कि जब जर्जर हो चुकी गिराओ या इसकी मरम्मत कराओ, या अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता तो उसको कुछ सपोर्ट दो कि वो हिस्सा गिरे ना, ठीक है। तो इस प्रकार का कार्य चौथे नंबर का कार्य, इसको यहां पर हिंदी में लिख दिया गया, ठीक है। भवन तंबू गिरने की संभावना है, उसे आप मरम्मत कराओ, उसको सपोर्ट, ठीक है। पांचवा ये है, ठीक है, कि अगर कोई इस प्रकार का टैंक है, ठीक है, ये या फिर आपको क्या उसे बोलते हैं, कुआं है, ठीक है, तो या कोई भी, यानी कुल मिलाकर कुआं है, जलाशय है, तालाब है जिसमें अपार जल संग्रह रहता है, उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का जल है, भाई जल से भी खतरा होता है। मान लीजिए बांध, अगर आपने कहीं ढेर सारा जल आपने इकट्ठा किया है और वो बांध टूट जाए तो फिर क्या होगा, उस जल से, उस पानी से भयंकर विनाश हो सकता है, दूसरे के मकान को क्षतिग्रस्त वो जल कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के तमाम जो कार्य हैं जो कि जल से संबंधित आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसको मरम्मत करवाने का या बांध लगवाने का वो मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि आप उस जल को सुरक्षित आप रखिए। आपका राइट है भाई, आपको आवश्यकता है किसी चीज के लिए, आप बनाइए, लेकिन उसे सुरक्षित। ऐसा ना हो कि कुआं आपने बना दिया और साइड में वो जो दीवार है उसको आपने लगाया नहीं, बच्चा उसमें गिर गया। बोरवेल तमाम लोग ऐसे ही अपना करते हैं, रोड पर खुदवा दिए और उसमें कोई ढक्कन वक्कन या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं किए, तमाम बच्चे उसमें गिर जाते हैं। कई लोग बेचारे किस्मत वाले होते हैं, जीवित हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, ठीक है। नगर निगम में तमाम इस प्रकार के कार्य वो करता है। तो ये जो चीजें होती हैं, तो इसके संदर्भ में पब्लिक को खतरा होता है, उसके स्वास्थ्य को, उसके जीवन को खतरा होता है, तो मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत कंडीशनल आदेश दे सकते। क्लियर है। इसके अलावा भयानक जीव जंतु आप कोई भी अगर इस प्रकार के तमाम पेपर में आते हैं, ठीक है, कि डॉगी ने अपने मालकिन को ही मार डाला, कई ऐसे डॉगी आए हैं, ठीक है, और डॉगी पालना आजकल का फैशन हो गया है, ठीक है, अपने पर विश्वास है नहीं,
किस पर विश्वास है? डॉगी पर विश्वास है। अपने को घर में चूड़ी पहन कर रहेंगे और डॉगी उनकी रक्षा करेगा, और वो डॉगी एक दिन हिंसक होकर अपने ही मालिक को मार डालता है। ठीक है, इसी प्रकार तमाम ये कोई यादव थे, एलवीएस यादव की पता नहीं कौन सा, हमको तो नहीं, उनको जीव जंतु पालने का शौक है, सर्प पालने का शौक है। आप सब करो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो लागू होगा ही होगा कि आप किस प्रकार के जीवों को आप पालने का राइट रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी भयानक जीव जंतु, आपने ऐसा कोई डॉगी रखा है जिसको मना किया गया है, जिससे आपने लाइसेंस नहीं लिया है, उस भयानक जीव जंतु से अगर लोगों को खतरा है, तो याद रखिएगा कि मोहल्ले के कोई भी व्यक्ति जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ वो आदेश ले लेगा, और आपको उस जीव जंतु को या तो नगर निगम को देना पड़ेगा या तो स्वयं उसे मारना पड़ेगा, जहां से आप मार डालिए उसे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कोई भी जीव जंतु आप रखते हैं जो कि नियम के खिलाफ है, बिना लाइसेंस के रखते हैं, और उससे जनमानस को खतरा है, तो इस धारा के अंतर्गत आदेश दिया जाएगा। तो ये 6 प्रकार के मामले इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, 6 प्रकार के। अब सवाल है कि ये जो सशर्त आदेश है, कंडीशनल ऑर्डर है, ये कौन कौन अधिकारी देते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। पहला डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, दूसरा एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसके अलावा अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि इंपावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि डीएम, एसडीएम और राज्य सरकार द्वारा विशेषतया नियुक्त कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। ठीक है, अब ये किस आधार पर होता है? मजिस्ट्रेट को क्या सपना आता है? नहीं जी, सपना नहीं आता है। ऐसा वो 2 प्रकार से कर सकता है। एक तो रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और इसके अलावा उसको अन्य कहीं से भी जानकारी मिलती है पब्लिक न्यूसेंस का, तो वो ऐसा आदेश दे सकता है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या अन्य कहीं से भी उसे जानकारी मिलती है, तो ऐसा आदेश वो दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट जा रहा है गंगा जी किनारे, उसे भी बदबू महसूस हो रहा है, कह रहे अरे भाई, तो जो किनारे की जनता ही तो परेशान, यानी कि सो मोटो उसे वो खुद भी अगर ऐसा महसूस करता है तो वो नोटिस जारी कर देगा जो भी प्राधिकारी है उसके खिलाफ। ठीक है, तो सो मोटो भी ऐसा कर सकता है। तो ये 6 केसेस हो गया आपका। ठीक है, पुलिस अधिकारी रिपोर्ट अन्य क्लियर है। अब यहां पर जो पब्लिक प्लेस है उसके अंतर्गत क्या कहता है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्टेट प्रॉपर्टी भी आता है, यानी कि जो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी, वो भी सार्वजनिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा कैंपिंग ग्राउंड भी आता है। तो इस प्रकार के जितने भी ग्राउंड हैं, ठीक है, जहां पर जनता आती जाती है, कुल मिलाकर ग्राउंड का रूप दिया है। तो ग्राउंड का अर्थ यही कि जहां पर जनता का सामान्य आना जाना है, वो पब्लिक प्लेस है। क्लियर? ठीक है, अगर वो पब्लिक प्लेस है जहां पर जनता का आना जाना है, तो वो भी इस धारा को, ये धारा उसको कवर देगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हाँ, यहां पर एक बात और है कि सशर्त आदेश को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। पहली बात स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया है कि जो भी ये कंडीशनल ऑर्डर है, क्योंकि कंडीशनल ऑर्डर अभी अंतिम नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अभी क्या है? अभी सिर्फ ये कंडीशन है, कंडीशनल ऑर्डर है, ये अभी अंतिम नहीं हुआ, तो इसे किसी भी कोर्ट में अभी चैलेंज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम होगा तो उसका भी प्रावधान आपको बताएंगे कि इसके संदर्भ में क्या उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में वो अपना व्यादेश भी दे सकता है। ठीक है, व्यादेश, जांच लंबित होने तक व्यादेश आसन, मान लीजिए कोई खतरा ऐसा है। ठीक है, सेक्शन आप लोग को नया तो इसी में, हाँ यहाँ पर देखिए तंबू गिरने, डेंजर इंजरी। ठीक है, व्यादेश, हाँ व्यादेश के लिए देखिए 142 है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के दृष्टि से आ सकता है, व्यादेश जारी कर सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, लोक न्यूसेंस के मामले में वो कहां दिया है, तो 142, और यहाँ पर बीएनएस का देख लीजिएगा 100, क्योंकि सेक्शन भी कभी लेक्चर के बाद सेक्शन भूल गए हो तो यहाँ थोड़ा सा पैनल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैनल पर्सन ने क्या मेंशन किया, क्लियर है? तो बीएनएस में 161 के तहत वो इंजेक्शन दे सकता है, और इसके अलावा जो पुराना एक्ट था 142 140
टू। ठीक है, तो व्यादेश ऐसे मामलों, मान ये मामला ऐसा है कि अर्जेंट मामला है, अर्जेंट मामला। ठीक है, बिल्डिंग बस गिरने ही वाली है, बेंड हो गई है, अब गिरे तब गिरे, तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट यही प्रक्रिया अपनाएगा। अरे भाई टाइम लगता है, सशर्त आदेश, फिर नोटिस जाएगी, सामने वाले पार्टी को बुलाया जाएगा, उसका कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसे सुना जाएगा, समय लगता है, तुरंत का तुरंत ये काम होने वाला नहीं है। तो क्या बिल्डिंग को गिरने दिया जाए? नहीं जी साहब, यहां पर वो क्या दे देगा? व्यादेश देगा। ठीक है, वो एक व्यादेश आदेश जारी करेगा कि उसे अभी तत्काल करो, या तत्काल उसमें रहना बंद कर दो, व्यापार मत करो, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, जो भी उसे करना होगा कुल मिलाकर एक व्यादेश वो जारी कर देगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो मजिस्ट्रेट खुद उस कार्य को करवाएगा। ठीक है, और बाद में जो भी खर्चा बर्चा है उसको गिराने का, चाहे उस पर कुछ सपोर्ट देने का, तो इस प्रकार का कार्य अगर मजिस्ट्रेट करता है तो उसको आपसे वसूल लेगा, बढ़िया से वसूल लेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में व्यादेश के बारे में ये जो BNSS की धारा है वो 161 आपको प्रावधान देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए यहां पर अब आएगा समन आएगा। ठीक है, समन दिया जाएगा भाई 132 में सब कुछ हो गया। ठीक है, सशर्त आदेश, अब उस व्यक्ति को समन दिया जाएगा। ठीक है, समन के लिए देख लीजिए नया वाला अधिनियम 153 और पुराना वाला 134। ठीक है, तो आदेश की व्यक्तिगत जो वो सशर्त आदेश देता है, ठीक है, उसकी तामील की जाएगी ताकि सामने वाला व्यक्ति, भाई देना तो आदेश उसे ही है, तो उसकी प्रति भी तो मिले उसे। ठीक है, तो उस व्यक्ति को वो व्यक्तिगत रूप से जो समन की तामील की, जो वो उसकी समन की सर्विस की जो तरीके होते हैं, पहला पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रूप से उसे दीजिए, या वो नहीं है तो उसके परिवार के सदस्य को दीजिए। ठीक है, अगर ये लोग लेने से इनकार करते हैं या ताला बंद करके गायब है तो उनके मोहल्ले में दीवार पर चिपका दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत समन दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये संभव नहीं है तो क्या किया जाएगा? एक डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन। क्लियर है, तो एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ और कि आपके खिलाफ ये सशर्त आदेश दिया जाता है, कंडीशनल आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये सम्मन उसको भेजा जाएगा। सम्मन के जो तरीके हैं सब कुछ यहाँ पर लागू होंगे। क्लियर है। इसके अलावा स्टेप 3 इसमें क्या है कि ऐसे आदेश का पालन। ठीक है, मान लीजिए वो व्यक्ति सम्मन ले लेता है। ठीक है, अगर वो आदेश का पालन करता है, ठीक है, मान लीजिए उसने सम्मन ले लिया या फिर नहीं लिया, तो वो भी तो एक प्रकार का यही माना जाता है कि आपको सम्मन की जानकारी है। अगर आप सम्मन लेने से इनकार करते हैं तो कोर्ट ये मानकर चलता है कि उस सम्मन में जो कुछ भी पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट पे आपको पहले से जानकारी है और आप जानबूझकर उससे बचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बचने नहीं दिया जाएगा। तो अगर 135 यहां पर देखिए साथ में सेक्शन भी नया वाला जो भारतीय न्याय सुरक्षा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 154 है और पुराने वाले की 135 है सीआरपीसी की। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? ऐसे आदेश का पालन किस प्रकार होगा? या तो वो व्यक्ति एपियर हो बिफोर अथॉरिटी, ठीक है, और अपना कारण दर्शित करे। वो व्यक्ति एपियर होगा कहां? कोर्ट के समक्ष और अपना कारण दर्शित करेगा। बताए कि वो सशर्त आदेश का या तो आप पालन करो या तो क्यों नहीं करना चाहते हो, आप कारण तो बताओ। एपियर हो जाओ भाई, एपियर हो जाओ, या तो तुरंत। भाई जो सशर्त पालन रहता है उसमें दो चीजें रहती हैं। पहला कि आप इस समय अवधि के अंतर्गत मेरे आदेश का पालन करिए, पहली बात। दूसरा, उस आदेश में यह रहेगा कि अगर आप पालन नहीं करना चाहते हैं आप रीजन पेश करो, कारण पेश करो। यस, कारण आप बता दो और इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी जिन्होंने इशू किया है नोटिस, उसके समक्ष आप आइए और कारण बताइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नया वाला जो BNS है, यानी कि भारतीय न्याय
न्याय संहिता 2000 जो आईपीसी को रिपील किया है उसकी धारा 223 के तहत आप पर मुकदमा चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको समन दिया जा रहा है, समन का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपने नया वाला जो आईपीसी है, आईपीसी बोलने की आदत हो गई, डांडिक विधि। ठीक है, तो डांडिक विधि की धारा 223 के तहत आप पर मुकदमा चलेगा। ये है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन एफ, हाँ, अगर ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आपने कारण दर्शित किया तो मजिस्ट्रेट आपसे कारण पूछेगा, और अगर आप एपीयर नहीं हुए, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो इस ऑर्डर को क्या कर देगा, अंतिम कर देगा। पुरानी वाली धारा 136 के तहत वो उसे फाइनल कर देगा, अपना जो कंडीशनल ऑर्डर है उसे फाइनल ऑर्डर में बदल देगा, याद रखिएगा। ठीक है, और नया वाला जो सेक्शन है वो है 154, यानी 154 के तहत मजिस्ट्रेट अपने कंडीशनल ऑर्डर को अंतिम, यानी कि एक पक्षीय वो ऑर्डर कर देगा, एक पार्टी, ठीक है, एक्स पार्टी वो ऑर्डर पारित कर देगा। चलो, क्लियर है? तो यहां पर वो एक्स पार्टी ऑर्डर अपना कर देगा। तो यहां पर एक छोटी सी बात आप लोग बता दें। एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए इन्होंने 154 के तहत, ठीक है, 154 के तहत, यहां पर देखो 154 के तहत अगर इन्होंने एक पक्षीय ऑर्डर कर दिया है तो अब इसका क्या कुछ उपाय है? अगर एक पक्षी, भाई आप सम्मन के बावजूद आप पहुंचे नहीं, ना तो आपने सशर्त आदेश यानी कि उन चीजों को आपने रोकने का प्रयास भी नहीं किया जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, तो उस स्थिति में एक पक्षीय आदेश यानी कि उस आदेश को वो अंतिम कर देगा। तो क्या इसका कुछ राहत हो सकता है? तो देखिए, सामान्य तौर पर कई कोर्टों ने कहा, कुछ हाई कोर्ट में आपस में वो रहा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक पक्षीय आदेश को तो अब वो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इस आदेश के खिलाफ क्या हो सकता है? रिवीजन हो सकता है, पुनरीक्षण हो सकता है, ठीक है, रिवीजन हो सकता है। कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में ऐसा आप कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, क्लियर, यानी कि पुनरीक्षण हो सकता है कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन, क्लियर, बस एक पक्षीय आदेश के खिलाफ, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 137, ये लोक अधिकार। अब जब कारण दर्शाने के लिए वो भाई साहब आए हैं, कौन? जिसको ऑर्डर दिया गया है, कंडीशनल ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जिस स्थान पर हमने इस प्रकार की चीजें रखी हैं जिसको आप कहते हैं कि ये पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो कोई पब्लिक राइट वाला कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर किसी लोक का, किसी जन सामान्य का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी वो इंक्वायरी करता है तो प्रक्रिया आपको 137 और नई वाली धारा 157 के तहत दिया गया, ठीक है। तो इंक्वायरी जांच में इंकार के समर्थन में साक्ष्य, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि ऐसा कोई लोक अधिकार नहीं है, तो ठीक है, कुछ एविडेंस मजिस्ट्रेट मांगेगा कि क्या है एविडेंस, बताओ तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, ठीक है, तो साहब एविडेंस वो देंगे, क्लियर है। तो जब वो एविडेंस ऐसा देता है और अगर वो मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस एविडेंस में दम नहीं है, इस एविडेंस में दम नहीं है, तब तो उसे फेंक देगा, ठीक, और फिर कहेगा कि जो एक प्रॉपर तरीका है, यानी कि दोनों पार्टियों को जब हम बुलाएंगे तो उस समय आना, यानी कि लोक न्यूसेंस है, तुम्हारी बात ये कहना कि ये लोक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये हम मानने वाला नहीं। लेकिन अगर इसके एविडेंस तो दम है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसका एविडेंस लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करने के लिए पर्याप्त है, तो उसके बाद से वो कार्रवाई को अपना रोक देगा और उससे कहेगा कि ठीक है, जो भी सक्षम न्यायालय है, सिविल सूट है, उसमें करो, जो भी सिविल सूट का या सिविल कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको हम मानेंगे, ठीक है। तो ये कार्रवाई तब रोक सकता है जब उसके एविडेंस में, उसके साक्ष्य में दम है,
लोक अधिकार से अस्तित्व से इंकार करने के हेतु उसके पास दम है, तब तो रोक देगा और फिर सक्षम जो भी सिविल कोर्ट है उसके आदेश का इंतजार करेगा, और अगर दम नहीं है तो मामला प्रोसीडिंग वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट ये है स्टेप 5। तो ये है कि मजिस्ट्रेट साक्ष्य समन मामलों, जैसे कि अब क्या होगा, अब ये है कि दोनों पार्टी को, भाई वो तो काम खत्म, अब दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी और दूसरा उस संबंधित पार्टी को जिस पर आरोप है कि आपने लोक निसेंस कारित किया है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इन द मैटर इन मैनर ऑफ समन केसेस। ठीक है, ये भी कभी कभी आता है कि मजिस्ट्रेट किस प्रकार से मामले को हैंडल करेगा, तो जिस प्रकार से समन केस का जिस प्रकार ट्रायल होता है वही तरीका ये भी मजिस्ट्रेट अपनाएगा। ठीक है, समन मामले का ट्रायल आसान मामला होता है, तो उसी प्रकार इसका होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर मजिस्ट्रेट, इफ मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड एट द ऑर्डर ऑफ रीजनेबल एंड प्रॉपर, अगर समाधान की जो भी मजिस्ट्रेट अगर इस बात से समझता है कि दोनों पार्टी के साक्ष्य को सुनेगा। ठीक है, और इसके अलावा आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कि एक तो वो साक्ष्य को सुनेगा और अगर चाहे तो वो एक स्थानीय अन्वेषण, ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है या एक्सपर्ट से एग्जामिन भी करवा सकता है। ठीक है, यानी कि विशेष उस साक्ष्य का, भाई देखिए लोक निसेंस कौन सा विस्फोट हो सकता है, कौन सा जीव जंतु जन मानस के लिए घातक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य लोगों को कम जानकारी हो, तो उसके लिए वो चाहे तो एक्सपर्ट को भी बैठा सकता है कि क्या इससे जनमानस के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, जनमानस को के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, तो एक्सपर्ट बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी ऐतिहासिक इमारत है जिसको पब्लिक कह रही है कि ये गिर सकती है, और एक्सपर्ट को बैठा सकता है, एक्सपर्ट देखकर कह सकता है कि नहीं ये बिल्डिंग भले ही आपको जर्जर दिखाई दे लेकिन अंदर से काफी मजबूत है, ये इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। ठीक है, तो एक्सपर्ट के द्वारा एग्जामिन हो सकता है। दूसरा, इसका स्थानीय अन्वेषण लोकल इन्वेस्टिगेशन भी वो करवा सकता है। ठीक है, ये तो यहां पर देखिए ये सेक्शन 158 के तहत, ठीक है, 158 के तहत नए वाले अधिनियम में वो स्थानीय अन्वेषण और एक्सपर्ट की नियुक्ति यहां पर करवा सकते हैं। ठीक, साक्ष्य को समझने के लिए, साक्ष्य की मजबूती को परखने के लिए, ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो यहां पर करेगा, और उसके बाद अगर उसे समाधान हो जाता है कि नहीं जो हमने कंडीशनल ऑर्डर दिया था वो उचित है और रिजनेबल है, ठीक है, तो उससे ही वो क्या कर देगा, एब्सोल्यूट यानी कि अंतिम कर देगा, काम खत्म, जाओ। ठीक है, अब हम साक्ष्य को देख लिए, दोनों पार्टी को सुन लिए, इसके अलावा लोकल इन्वेस्टिगेशन कर लिए, एक्सपर्ट को बैठा दिया गया। खर्चा वर्चा याद रखिएगा कि इसका जो खर्चा वर्चा है ये लोगों को ही देना पड़ेगा, ये कोई मजिस्ट्रेट या सरकार अपने पैकेट से देने वाली नहीं है। ठीक है, अब ये खर्चा कौन देगा, ये मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे। दोनों पार्टियों में से किसके द्वारा खर्चा दिलवाया जाएगा, ये मजिस्ट्रेट, क्योंकि इसमें खर्चा वर्चा लगता है। ठीक है, तो वो सरकार देने वाली नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो ये आप तय हो जाएगा, यहां पर वो अंतिम कर देगा। इसके बाद से अदरवाइज इफ नॉट सर्टिफाइड एज सच, तो वो आगे कार्रवाई नहीं करेगा, यानी कि अपने सशर्त आदेश को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहां पर कैंसिल कर सकता है, यहां पर उसे क्या कर सकता है, अंतिम कर सकता है। तो ये फाइनल वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, लास्ट जो है वो आप फिर से दोहराना नहीं भाई साहब लोग। ठीक है, यहां पर, हाँ यहां पर देखिए हमने आपसे बोला था कि व्यय, ठीक है, यानी कि जो ये लोकल इन्वेस्टिगेशन जो करवा रहा है या जो एक्सपर्ट द्वारा एग्जामिन करवा रहा है, उसका खर्चा वर्चा जो भी है उसके लिए वो क्या देगा, वो लिखित अनुदेश और व्यय। ठीक है, ये 159 नए वाले अधिनियम के तहत वो देगा। ठीक है, तो ऐसा वो करेगा। और पुराने वाले में सेक्शन 140, ठीक है, इसमें आपको खर्चा वर्चा देने के लिए
आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है कि इसका खर्चा आप उठाइए, इसका खर्चा आप उठाइए। क्लियर है? यह है स्टेप 6, सेक्शन 141 और ये सेक्शन है 160। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 136 अंतिम समय आदेश पालन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को जिसको आदेश दिया गया है, जिसके विरुद्ध अंतिम आदेश दे दिया गया है, उसको अब पालन करना ही करना होगा, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, वो पुराने वाले जो धारा थी आईपीसी की 188 के तहत मुकदमा चलेगा। नए वाले अधिनियम के तहत उसे 160, ठीक है 160, यस 160, इसको थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, 188 आईपीसी, एक मिनट, कौन सा सेक्शन हम लोग पढ़े थे अभी? दो 223, हाँ 223। ठीक है, तो नए वाले अधिनियम के तहत आपको 223 के तहत, ठीक है, यानी कि ये जो 188 है ये नए वाले में क्या हो गया है, 223। ठीक है, 223 BNS 2023। ठीक है, तो इसके तहत आपको आप पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के आदेश को मानना आपका कर्तव्य है। ठीक है, अगर आप आदेश नहीं मानते हैं तो 223 BNS के तहत आप पर मुकदमा चलेगा, आप दंडित किए जाएंगे। क्लियर है? तो मजिस्ट्रेट पालन खुद करवा सकता है या खर्चों को, हाँ याद रखिए, अगर अंतिम आदेश हो गया है, या हमने आपसे कहा था कि अगर कोई अर्जेंट मामला है, व्यादेश वाला मामला, और उसमें मजिस्ट्रेट की बात आप नहीं मानते हैं, व्यादेश को नहीं मानते हैं, और मजिस्ट्रेट अपने खर्चे पर करवाता है, तो याद रखिएगा वो खर्चा वसूला जाएगा। और यहां भी जब अंतिम आदेश हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है, अंतिम आदेश जब हो गया है तो अब उसे आदेश का पालन करना ही होगा। अगर वो नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट जो भी लोक न्यूसेंस आपने क्रिएट किया है उस सामान को हटवा सकता है, आपके मकान को गिरवा सकता है, अगर रिपेयर की आवश्यकता है तो रिपेयर करवा सकता है, और जितना खर्चा वर्चा है पेनाल्टी सहित वो आपसे वसूला जाएगा। या तो आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, सामान है, जिसको वो हटा रहा है, ठीक है, उसे बेच बाज कर अगर पैसा मिल जाएगा उतने से काम चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं तो क्या वो करेगा, अटैचमेंट, यस, कुर्की की कार्रवाई करेगा, कुर्की की कार्रवाई कर और आपके सामान को, चल अचल संपत्ति को बेच बाज कर ये सारा खर्चा वसूल लेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मान ही जाओ। ठीक है, नहीं तो पेनाल्टी वेनाल्टी सब वो लगाएगा, खर्चा बढ़िया सरकारी खर्चा आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उसकी बात को आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मजिस्ट्रेट पालन खुद करवा सकता है और खर्चों को विक्रय से, यानी कि कुर्की के बाद ही विक्रय होगा, ठीक है, तो उससे आपको वसूल सकता है। क्लियर है? नो सूट ऑफ एनी एक्ट इन गुड फेथ, यानी कि गुड फेथ में, यानी कि अगर कोई इस प्रकार का कोई भी कार्रवाई अगर कोई मान लीजिए मजिस्ट्रेट करता है लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए, उसके पास रीजनेबल कारण है, सब कुछ है, और अगर उस सशर्त आदेश से या जब आदेश अंतिम हो जाता है उससे किसी व्यक्ति को अगर हानि हो जाती है, गुड फेथ में ही मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, जो भी वो कार्रवाई करता है वो रीजनेबल तरीके से ही करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर जानबूझकर कोई इंटेंशन था, सद्भावपूर्वक अगर क्षति हो भी जाती है तो उस व्यक्ति को ये मना किया गया कि आपका कोई भी सूट, कोई भी केस, ठीक है, कोई भी न्यायालय सुनने वाला नहीं है, यानी कि उस सद्भावना पूर्वक या गुड फेथ के अंतर्गत दिए गए आदेश के खिलाफ आपको कोई भी न्यायिक उपचार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से अब तो कुछ इसमें पैनल में है नहीं। ठीक है, सेक्शन आप देख लीजिएगा, ये जो बड़ा बड़ा हमने लिखा है ये क्या है, नए वाले का है। ठीक है, पुराने वाले का यहाँ पर है, यानी कि 141 2 की जगह 160 2, 141 1 की तहत 160 1, ऐसे ऐसे हमने इसको बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट और अंतिम देखा जाए
कि अब एक बार आपने कर चुका, आपके खिलाफ आदेश आ गया, सशर्त आदेश आ गया, अंतिम आदेश में वो परिवर्तित हो गया, तो अब दोबारा मत करना। ठीक है, यानी कि ये तो देखिए पहले वाले पैनल का है कि सद्भावनापूर्ण बात पर बात। ठीक है, अब है न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या चालू, यानी कि अब न्यूसेंस को फिर से दोहराने पर रोक रहेगी या उसे चालू, यानी एक बार जब मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया, रोक दिया किसी तरीके से, अंतिम आदेश द्वारा रोक दिया गया, तो उसे आप दोबारा चालू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन है पब्लिक न्यूसेंस, ये तो ठीक है, ये तो अलग है। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया यहाँ पर 162 BNSS 2023 में। क्लियर है, डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर जो सॉरी, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पहले जो धारा थी वो क्या थी, 268 थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये लिखा है, ऑर्डर एज टू नॉट रिपीटिंग और कंटिन्यूइंग ए पब्लिक न्यूसेंस अंडर ये 268 IPC। ठीक है, वहां पर लोक न्यूसेंस के बारे में बताया गया था। तो ये कौन सा सेक्शन कर रहा है, 143। ठीक है, यही 143 किस में बदल गया है, ये 162 में बदल गया। ठीक है, 162, इसके अंतर्गत क्या दिया है, पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड अंडर BNS 2023 या किसी लोकल एक्ट या एनी स्पेशल, यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस की वही परिभाषा होगी जो कि या तो BNS के तहत दिया गया है या तो किसी लोकल एक्ट के तहत या तो स्पेशल एक्ट। ठीक है, यही धारा 162 आपको कह रहा है, यानी कि लोक न्यूसेंस को परिभाषित करने का प्रयास करता है। लोक न्यूसेंस को तो हमने शुरू में आपको परिभाषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी जो धारा है, इसकी इसकी मान लीजिए इन्होंने BNS कर, तो इसकी धारा कौन सी थी, ये धारा थी धारा 270। ठीक है, नए वाले में, और पुराने वाले में यहाँ पर लिखा ही है 268। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी जो हमने लोक न्यूसेंस का था वो आपको हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये क्लास मेरे ख्याल से काफी उपयोगी आपके लिए होगी। मेंस में इससे फुल क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, और इंटरव्यू में भी चूंकि ज्यादातर लोग न्यायिक क्षेत्र से नहीं होते हैं, तो ये बड़ा शानदार टॉपिक है, चूंकि जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लोग पूछते भी है कि आपके मोहल्ले में अगर शराब की दुकान खोल दिया जाए और लगातार शराबी वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दीजिए यहाँ पर, कहिए कि सर बस यही एक धारा है। ठीक है, जिससे मोहल्ले को बचा सकता है शराबियों से, दारू पीकर गाली गलौज कर रहे हैं, जनता की नींद खराब हो रही है। ठीक है, संपत्ति को खतरा है क्योंकि चोर उचक्के ही दारू पीते हैं, तो तमाम तरह के आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है लोक न्यूसेंस का। ठीक है, तो आशा है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और फिर एक नए और शानदार टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें, बहुत बहुत धन्यवाद।